सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जो ऑडिटिंग के एमसीक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो बेसिकली आपके स्पेशली यूपी पीसीएल के लिए हम टारगेट करके चल रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज हम 26 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और 25 क्वेश्चन के अराउंड आज भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और टोटल 50 क्वेश्चन इसके दो पार्ट के अंदर हो जाएंगे। अगर आपने पहला वाला पार्ट इसका नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं और उसके बाद इसको देखिए, तो काफ़ी आपको जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी, तो आगे को एडवांस चीज़ें आपको काफ़ी ईजी लगेंगी। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 26 वाला क्वेश्चन है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 provides that in the case of government company or any other company owned or controlled by the central government or by any state government, the first auditor shall be appointed by। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी जो ऑन की गई है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में जो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है पब्लिक कंपनीज के लिए, तो वो कौन यहाँ पे करता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम CAG यहाँ पे बोलते हैं। सेकंड आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड स्टेट गवर्नमेंट, या डी नन ऑफ दी अबव। ये ऑप्शन आपके पास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे आपको कंट्रोलर लिख के दिया जा सकता है, ठीक है, कंट्रोलर, और एक कंट्रोलर का दिया जाएगा। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जिसके अंदर आपको चूज करना था। एक सिर्फ फर्क इतना था कि इसको कंट्रोलर कर दिया गया था कंट्रोलर की जगह पे। तो ध्यान रखना है, जो CAG का फुल फॉर्म है उसके अंदर कंट्रोलर आता है, ना कि कंट्रोलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट इंक्लूड। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे इंटरनल ऑडिट्स के। पार्ट 1 में हमने काफी डिस्कस किए इसके क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट के। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉपर कंट्रोल, बी ऑप्शन है परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सी है एसेट प्रोटेक्शन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके जो तीनों ही ऑप्शन है वो इसमें राइट ऑप्शन है और ऑल ऑफ दी अबव वाला आंसर आपका सही बनेगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिट करते ही हम इसके लिए हैं कि कंट्रोल हमारा सही तरीके से हम कंट्रोलिंग कर पाएँ। अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम बनाए जो एक तरह से हमारे लिए इफिशियंसी बढ़ाए और साथ ही जो रिकॉर्ड्स है उसको यहाँ पे प्रॉपर रूप से मेंटेन करके रखे, और एसेट प्रोडक्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इस केस में आपका आंसर सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड। अब इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको मैं कल भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ ये क्वेश्चन को। और इसके अंदर देखिए क्या है, इंटरनल ऑडिट आएगा, इंटरनल चेक आएगा, बोथ इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, इंटरनल चेक एंड एक्सटर्नल ऑडिट। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑडिट की बात की गई है, तो इससे तो मतलब नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसके अंदर इंटरनल ऑडिट भी आता है आपका और इंटरनल चेक भी आता है, तो दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड रहती हैं। किसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल के अंदर। मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले पार्ट में कि कंट्रोल जो है आपका, इंटरनल कंट्रोल आपका एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एग्जामिनेशन ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट एविडेंस विच आर अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो आपके ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्डिंग को एविडेंस देता है, यानी कि आपके ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग को एक कवर देता है। वो आपका कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। अकाउंटिंग होता है, बाउचिंग होता है, इंटरनल चेक होता है, या आपका नन ऑफ दी अबव होता है। तो इसका सही आंसर, जिसने पिछला पार्ट हमारा देखा था फर्स्ट पार्ट, उसमें भी आपको डिस्कस किया था, तो बाउचिंग आपका होता है। बाउचर्स बेसिकली क्या होता है, बाउचर्स आपके किसी ट्रांजैक्शंस के सपोर्ट में जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंटेन करते हैं वो आपका बाउचर्स होता है, ठीक है। और इसको परचेज के, सेलिंग के या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के केस में भी यहाँ पे इशू किया जाता है। तो बाउचर्स आपका बाउचिंग आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद। अब यहाँ पे सेक्शंस अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बताया था। 139 से बेसिकली 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तो 140 आपसे पूछा गया है। 130 आपको पता है कि ये अपॉइंटमेंट का होता है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का 139 होता है, तो रिमूवेबल का आपका 140 होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये आपका हो जाएगा सेक्शन 140। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज। अब मैनेजमेंट ऑडिट को और क्या नाम से यहाँ पे जाना जाता है,
फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं, इफिशियंसी ऑडिट कहेंगे, कॉस्ट ऑडिट कहेंगे या कैश ऑडिट कहेंगे। तो मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक तरह से कंपलसरी नहीं होता है करवाना, ये आपका वॉलंटरी होता है। जब भी आप अपने मैनेजमेंट की जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस केस में आप ये मैनेजमेंट ऑडिट को कंडक्ट करवा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका सेकंड नाम होता है इफिशियंसी ऑडिट, यानी कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कार्यक्षमता को, अपनी इफिशियंसी को आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अपने एक अच्छे सिस्टम को आप यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपका इफिशियंसी ऑडिट आप करवा सकते हैं, जिसको मैनेजमेंट ऑडिट भी यहाँ पे कहा जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका 31 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बोला गया है ऑडिट, ऐसा ऑडिट जो कंपनी की, जो अंडरटेकिंग की एम्प्लॉइज के द्वारा यहाँ पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल ऑडिट बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, कंपनी ऑडिट बोलेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी किसी अंडरटेकिंग के हम एम्प्लॉइज को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वो ऑडिट का काम यहाँ पे करे। तो इंटरनल ऑडिट इसका सही आंसर बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ ऑडिट। अब इसमें से बोला गया है आपका कौन सा ऑडिट का काइंड नहीं है। पहला ऑप्शन है स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट ऑडिट, सेकंड है गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूस ऑडिट, थर्ड है फाइनल इंटरिम मैनेजमेंट ऑडिट या नन ऑफ दी अबव। तो ये सभी ही ऑडिट के काइंड होते हैं, इसमें नन ऑफ दी अबव आपका सही आंसर बनेगा। स्टैट्यूटरी और प्राइवेट ऑडिट दोनों किए जाते हैं, गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूस ऑडिट भी होता है, फाइनल इंटरिम एंड मैनेजमेंट ऑडिट भी यहाँ पे होता है। वन बाय वन इसके क्वेश्चन आते रहेंगे, आगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूसेस। अब यहाँ पे बोला गया है जब इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम काम करता है तो उससे क्या रिड्यूस होता है। इंटरनल चेक क्या होता है हम पहले ही बात कर चुके हैं उसकी, जिसमें एक एम्प्लॉय, ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि एक एम्प्लॉय के काम को दूसरा एम्प्लॉय यहाँ पे चेक कर पाए ऑटोमेटिकली। राइट, तो ऑप्शन है आपके तो लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिड्यूस होता है, वर्क ऑफ ऑडिटर रिड्यूस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर रिड्यूस होता है या नन ऑफ दी अबव होता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले ऑप्शन देखिए लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या कम हो जाएगी? नहीं, लाइबिलिटी जो ऑडिटर की वो तो उतनी ही रहेगी, जो उसको यहाँ पे वर्क परफॉर्म करने हैं उसकी लाइबिलिटी वो एज इट इज रहेगी। सी वाला ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बराबर की रहेगी क्योंकि वर्क के इंटरनल चेक होने से उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जो वर्क ऑफ ऑडिटर है वो यहाँ पे कम हो जाता है। क्यों, कैसे कम हो जाता है? क्योंकि इंटरनल चेक में काफ़ी चीज़ें चेक हो जाती हैं ऑलरेडी और जो प्रूफ है वो ऑलरेडी यहाँ पे बन जाते हैं। तो सिर्फ जो ऑडिटर है उसको एक बार देखना होता है, वो सारे प्रूफ जो बने हैं चेक कंट्रोल जो ऑडिटिंग की गई है इंटरनल ऑडिटर के, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वो सब रेडी होते हैं। एक तरह से हम रॉ डेटा नहीं होता, वो प्रोसेस डेटा होता है, तो उसको एक जो टाइम पीरियड है वो कम टाइम पीरियड में यहाँ पे ऑडिटर चेक कर सकता है। इस तरह से जो वर्कलोड है ऑडिटर का वो इसमें रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पहले से ही ऑडिटिंग हो चुकी है, इंटरनल ऑडिटर है बेसिकली। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क ऑफ ऑडिटर इसमें कम हो जाता है। 35 वाला क्वेश्चन है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स में बी चेक्ड बाई। अब यहाँ पे बोला गया है मिस अप्रोप्रिएशन किया गया यदि गुड्स का, तो वो किसके द्वारा चेक किया जाएगा? प्रॉपर सुपरविजन ओवर स्टॉक, चेकिंग एम्प्लॉयज, पनिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज या नन ऑफ दी अबव। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किस केस में कैसे चेक किया जाएगा? चेकिंग ऑफ एम्प्लॉयज। जिस चेकिंग ऑफ एम्प्लॉयज का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि रिकॉर्ड्स को आप एक साइमुलेशन इसके अंदर किया जाता है और साइमल्टेनियसली एक का काम दूसरा यहाँ पे चेक करता है। तो उसमें आपका मिस एप्रोप्रिएशन है किसी प्रकार के गुड्स का, तो वो यहाँ पे पता लग जाता है। तो ऑप्शन आपका सही बनेगा इसमें चेकिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर हैज नो लीन ऑन। अब ऑडिटर का किस पर अधिकार नहीं है? लीन माने होता है अधिकार, स्वामित्व जिसको बोलते हैं। तो ऑडिटर का किस पे लीन नहीं होता है? ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स या ऑल ऑफ द। देखिए ऑडिट नोटबुक जो है ऑडिटर की खुद की होती है, तो इस पे इसका लीन होता है। ठीक, और दूसरी चीज ऑडिट वर्किंग पेपर भी जो ऑडिटर का राइट होता है, इस पे ऑडिटर ही इसको रखता है, ऑडिटर का ही ये राइट होता है। बट जो सी ऑप्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट, ये ऑडिटर का जो एक तरह से हम कह सकते हैं इस पे लीन नहीं होता है क्योंकि उसको सिर्फ ये चेक करना होता है, अपने पास रिटेन करके नहीं रखना होता। ठीक है ना, तो इस केस में वो सिर्फ चेक करेगा रिकॉर्ड्स को और वापस जो अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स कंपनी को सौंप देगा जो जिसके यहाँ पे क्लाइंट्स के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनेगा। इसमें बोला था कि इस पे उसका राइट नहीं है, 36 का सी। हाँ, इंस्पेक्शन का राइट जरूर होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय। अब आपसे पूछा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कौन प्रिपेयर करता है इंडिया के अंदर?
सेबी करती है, आरबीआई करती है, एएसबी करता है या आईटीए करता है। देखिए सेबी तो हमारे किससे रिलेटेड होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे सिक्योरिटी में जो हमारे शेयर्स हैं उनमें यहाँ पे डील करता है शेयर बाजार में। तो आरबीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो होता है, तो इन दोनों का तो इससे कनेक्शन कुछ नहीं है। या आईटीए भी आपका अलग सिनेरियो में यूज होता है, बट जो सी ऑप्शन है आपका एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में वो यहाँ पे इश्यू किए जाते हैं। इसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर को भी याद रखेंगे, 1977 के अंदर एएसबी को स्टेब्लिश किया गया था। और एएसबी जो है आईसीएआई के अंदर एक बॉडी है, बेसिकली एक कमेटी है, आईसीएआई की एक कमेटी है जिसका काम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे इश्यू करना, राइट। तो इसमें आपका 37 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 38 वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स रिपोर्ट टू द। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करता है। ऑप्शन नंबर ए है शेयर होल्डर को, बी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी एम्प्लॉई या डी क्रेडिटर। तो जो कॉस्ट ऑडिटर होता है बेसिकली वो अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे जो सबमिट करता है रिपोर्ट को, और इस केस में आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फाइनेंशियल ऑडिट होता तो हमारा क्या होता है, एजीएम में वो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। 39 वाला क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स आर इश्यू टू। अब बोनस शेयर आप सभी को पता होते क्या है, बोनस शेयर किसको इश्यू किए जाते हैं ये पूछा गया है, न्यू मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या एम्प्लॉइज को, नन ऑफ दी अबव। तो जो बोनस शेयर्स होते हैं बेसिकली वो आपके एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उनको इश्यू किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस केस में सही आंसर बन जाएगा। 40 वाला क्वेश्चन है, विंडो ड्रेसिंग इम्प्लाइज। अब यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वो उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है ये पूछा गया है। चेकिंग वेस्टेज, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या नन ऑफ दी अबव। देखिए सबसे पहले विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जैसी सिचुएशन आपकी है नहीं वैसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाना, किसको, जो इन्वेस्टर हैं उनको। देखिए होता क्या है बेसिकली यहाँ पे जो किसी कंपनी, कोई भी कंपनी क्या करती है, अधिक से अधिक जो इन्वेस्टमेंट पाने के लिए, अधिक से अधिक जो इन्वेस्टर हैं उनको, उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल अकाउंट, उन्हें जो फाइनल अकाउंट्स होती हैं उनको एक अच्छे लुक में यहाँ पे प्रिपेयर करती है, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे वो एक तरह से मैनिपुलेशन करती है अपने अकाउंट्स के अंदर। जैसे विंडो ड्रेसिंग का एग्जाम्पल हो गया, जैसे वो क्या करेगी, जो ईयर के एंड में जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो उसमें क्या करेगी, क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करेगी। तो क्रेडिटर्स का अगर पेमेंट नहीं कर रही है तो उस केस में आपके पास कैश आपके पास ज़्यादा दिखाई देगा। तो अगर आपके पास एसेट यहाँ पे इंक्रीज है, मतलब आपके पास एसेट है, बेसिकली ये पैसा जो है वो आपको क्रेडिटर्स को देना है, बट वो अभी उसका पेमेंट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड हो सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो वैल्यू है अपनी एसेट्स की उसको यहाँ पे इंक्रीज करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, जो आपके बिल्स रिसीवेबल हैं, ठीक है ना, BR जो हैं आपके, तो उनमें बिल्स रिसीवेबल में आप कम से कम बेड डेट यहाँ पे दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में बेड डेट आपको ज़्यादा होने वाला है, आपके बेड डेट ज़्यादा होने वाले हैं, बट आप ज़्यादा बेड डेट यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। आप कम से कम जितना कम हो सकता है उतने बेड डेट अपने अंदर दिखाएंगे, अपने स्टेटमेंट में दिखाएंगे, ताकि आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो एक तरह से हम फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पे अच्छी दिखाई दे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस केस में आपका सही आंसर कौन सा बनेगा, पहला, चेकिंग वेस्टेज तो नहीं होता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी नहीं होता है, ये होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, अपने एसेट्स को हायर जो वैल्यू पे दिखाते हो जैसा एक्चुअल में है नहीं। तो और ये आपका एक तरह से मैनिपुलेशन होता है डेटा के अंदर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किया जाता है और जो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले यहाँ पे किया जाता है, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाने का टाइम किया जाएगा, ताकि जब हम पब्लिक को प्रेजेंट करें तो उसमें यहाँ पे कुछ अच्छी पोजीशन दिखाई दे कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक इज सुटेबल फॉर। अब यहाँ पे बोला है इंटरनल चेक किस चीज़ के लिए सुटेबल है, लार्जर कंसर्न्स के लिए, स्मॉलर कंसर्न के लिए, या पेटी शॉपकीपर्स के लिए, या नन ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे इंटरनल चेक का सिस्टम हम समझ चुके हैं क्या होता है इस इंटरनल चेक का सिस्टम, और ये किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है, किसके लिए सुटेबल होगा। तो ये आपका हो जाएगा लार्जर कंसर्न्स के लिए। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर लार्जर कंसर्न, लार्जर जो कंपनीज है उनके अंदर होता क्या है, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं एक दिन के अंदर, तो उन सारी एक्टिविटीज़ का हिसाब किताब रखना एक तरह से काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं।
तो अगर एक ऐसा सिस्टम बना है जिसके अंदर अप्रोप्रिएट तरीके से एक का काम दूसरा चेक कर रहा है, तो इस तरह का चेकिंग सिस्टम अगर बना है तो उसमें जब काम जितना भी ज़्यादा हो वो एक चैनल से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो उस चैनल से फिल्टर हो जाएंगे सारे काम, तो वो उसमें आपकी गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, काम क्योंकि एक्टिविटी भी ज़्यादा होती हैं, बड़े वॉल्यूम पे होती हैं, तो उस केस में आपका क्या रहता है, एक यहाँ पे हमेशा रिस्क रहता है। तो उस केस में लार्जर कंसर्न के लिए इंटरनल चेक सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। स्मॉलर के लिए क्या है, स्मॉलर तो कुछ ही ट्रांजेक्शन उसके होने हैं, तो वो खुद से मैनुअली भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है, उसके अंदर पूरा सिस्टम को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो उस केस में वो एम्प्लॉय अपने काम को खुद ही चेक कर सकता है, या फिर जो बॉस है वो भी सभी एम्प्लॉयज़ के काम को यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती हैं। सो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लार्जर कंसर्न। फिर है 42 क्वेश्चन है, फाइनल ऑडिट इम्प्लाइज। अब फाइनल ऑडिट क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। फाइनली चेकिंग ऑफ अकाउंट्स टू रिवील फ्रॉड्स, ऑडिट फॉर सबमिटिंग रिपोर्ट्स इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑडिट फॉर बैंकिंग कंपनीज, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे देखिए फाइनल ऑडिट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जब आप अपने एंड पे, अपने जो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आप क्या कर रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, तो वो आपका होता है फाइनल ऑडिट, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल ऑडिट का पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम्युनरेशन ऑफ द एन ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय। अब यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर, बेसिकली इंटरनल ऑडिटर के रेम्युनरेशन को कौन फिक्स करेगा? मैनेजमेंट करता है, शेयर होल्डर करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, या स्टैट्यूटरी बॉडी करेगी। तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो आपको पता है कौन उसको अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट उसको अपॉइंट करता है। तो उस केस में उसका रेम्युनरेशन जो है वो भी मैनेजमेंट ही फिक्स करके देगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा, मैनेजमेंट। 44th वाला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट प्लानिंग। अब ऑडिट प्लानिंग क्या होता है? ऑडिट प्लानिंग के अंदर आपका क्या है, एक तरह से बेसिकली आप क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं ऑडिटिंग करने के लिए। उसके अंदर जो आपके अलग अलग चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखते हैं, एक आप हायरार्की में उसको अरेंज करते हैं, कौन सा काम आपको कब करना है, और इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप बना लेते हैं उस चीज़ का, और जिससे कि आपके जो ऑडिटिंग है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और उसमें गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी सारे आप इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपके क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग का पार्ट होता है। तो ऑप्शन ए है आपका, टू गिव अप्रोप्रिएट अटेंशन टू ऑल इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट, बिल्कुल ठीक है। बी है आपका, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम, ये भी बिल्कुल ठीक है। और टू कोऑर्डिनेट वर्क विद द अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, जैसे कि आपका अगर किसी प्रकार का इंटरनल ऑडिट आपने करवाया है तो उस केस में आपका इंटरनल ऑडिटर के साथ में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है जो एक्सटर्नल ऑडिटर का है उसका, क्योंकि उस केस में जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उस चीज़ को, उसका थोड़ा सा जो वर्कलोड है वो यहाँ पे कम हो जाएगा और वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपस में, ताकि पता चल सके कि कहाँ पे गैपेज रह गया है और कहाँ पे काम हो चुका है। तो उस केस में ऑल ऑफ दी अबव आपका सही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी प्लानिंग का, ऑडिट प्लानिंग के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट पेपर्स आर द प्रॉपर्टी। अब ऑडिट पेपर्स क्या होते हैं? ऑडिट पेपर्स बेसिकली वो पेपर्स होते हैं जिसमें ऑडिटर अपना काम करता है, अपना काम कंप्लीट करता है ऑडिटिंग का। इसके अंदर आपके क्या रहते हैं, जो भी चीज़ें उसने करी हैं, जो भी रिकॉर्ड्स उसने यहाँ पे देखे हैं उसके, और जो कंपनीज के इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जेरोक्स कॉपी है, उसके अलावा जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को रिक्वायर्ड है नोट करना, तो वो सारी चीज़ें जो ऑडिटिंग के टर्म में यहाँ पे यूज होती हैं, तो वो सारा आपके ऑडिट पेपर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑडिट पेपर्स आपकी किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपसे पूछा गया है। क्लाइंट की होती है, ऑडिटर की होगी, बोथ क्लाइंट एंड ऑडिटर द ऑडिट कमेटी। तो ये होते हैं आपके ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये ऑडिटर के लिए भी एक प्रूफ रहता है कि कल के दिन में आप एक तरह से ये कह पाएँ कि हमने इस तरह से ऑडिट किया और ये इफेक्टिवली ये ऑडिट यहाँ पे करवाया गया है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बायसनेस नहीं है। तो ये ऑडिटर के प्रोस्पेक्टिव से भी उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक एविडेंस उसके लिए यहाँ पे बन जाता है। तो ऑडिट पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी हैं? ऑडिटर की। ऑप्शन नंबर बी आपका इस केस में सही बनेगा। 46 वाला, द टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब यहाँ पे जो ऑडिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन वर्ड की किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? अडायर से लिया गया, अडेयर से, एडिहेयर से। तो ये लिया गया है आपके अडायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा इस केस में। जो ऑडिट है वो उठाया गया है जो अडायर वर्ड है उससे, ठीक है। और अडायर का मतलब होता है टू लिसन, इसको भी आप याद रखना। इसको लैटिन में बोलते हैं टू लिसन, इसका मीनिंग होता है, इसलिए ऑडिट को अडायर से
ओरिजिनेट किया गया है। 47 वाला क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न्स आर टू गेट दियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बंदा होता है उसको अपने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराना कंपलसरी है, जैसे लीगली रिक्वायर्ड है, नॉट लीगली रिक्वायर्ड है, एथिकली रिक्वायर्ड है या नो एथिकली रिक्वायर्ड है। तो इस केस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके केस में आपका नॉट लीगली रिक्वायर्ड होता है। अगर वो चाहे तो वो ऑडिट करवा सकता है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी टू कंडक्ट ए ऑडिट प्रोग्राम फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो इस केस में आपका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। सोल proprietary concerns are not legally required to get their financial statement audited by the independent financial auditors। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑडिट मे बी इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करी गई है, तो परफॉर्मेंस ऑडिट किसके द्वारा करवाया जा सकता है? एक तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा करवाया जा सकता है वो आपसे पूछा गया है। गवर्नमेंट के द्वारा, एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा या एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी का, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी। अब ये पार्टी क्या है? ये आपके होते हैं एक तरह से जो हम स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं या इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं। तो स्टेक होल्डर बेसिकली ब्रॉड टर्म में हो गए और इन्वेस्टर जो रियल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो इस केस में ये दोनों ही पार्टी इसके अंदर आती हैं, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी के अंदर। अब ये क्यों यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट करवाएंगे? क्योंकि इनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर है उसका जहाँ पे पैसा लगा हुआ है तो वो चाहेगा कि वहाँ पे फेयर तरीके से काम हो और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो। तो उस केस में वो क्या करेगा? एक परफॉर्मेंस ऑडिट यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पैसे की यहाँ पे वर्थ होती है, वैल्यू होती है, तो वो अपना पैसा डूबता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। उस केस में आपका ऑर्गेनाइजेशन तो करवाएगा ही, साथ में एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी भी चाहे तो वो भी परफॉर्मेंस ऑडिट को करवा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वाला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज। अब आपसे पूछा गया बैलेंस शीट ऑडिट को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस ऑडिट, एनुअल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट। तो जो आपकी बैलेंस शीट होती है बेसिकली वो आपकी होती क्या है? वो आपकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी ऑडिट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है? कंटिन्यूअस ऑडिट बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर एरियाज होती हैं उनमें यहाँ पे करवाया जाता है, जो थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। ठीक है, कुछ क्योंकि बैंक में होता क्या है, बैंक में आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं पर डे के हिसाब से, तो लाखों करोड़ों का यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होता है। तो यहाँ पे हर दिन काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उनकी गलतियाँ होने की संभावना भी बढ़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑडिट किया जाता है ताकि जो गलतियाँ हैं वो यहाँ पे हो ना, और हो भी तो रिपीट ना हो। ठीक है, तो उस केस में कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। एनुअल ऑडिट आपका क्या होता है? जो आपका ईयरली एक बार किया जाता है, साल के अंदर एक बार, तो वो आपका एनुअल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? जो दो ऑडिट के बीच में दो एनुअल ऑडिट होते हैं उनके बीच में जो ऑडिट करवाया जाता है वो आपका सॉरी ये इंटरिम नहीं है, ये इंटरनल है। इंटरनल आपको पता ही है, इंटरनल ऑडिट क्या करता है? एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो ऑडिट किया जाता है किसी कंसर्न का, तो वो आपका इंटरनल ऑडिट का पार्ट होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑडिट इस केस में आपका सही आंसर बनेगा 49 वाले क्वेश्चन का। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डैश लेज आउट द स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोवर्ड टू कंडक्ट ए ऑडिट। अब आपसे बोला गया है कि कौन सी ऐसी यहाँ पे स्टेप होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को बनाते हैं किसी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, जो जिसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसको फॉलो करके हम एक ऑडिट को कंडक्ट करते हैं। तो 50 का ए है आपका एक्शन प्लान, एन ऑडिट प्लान, एन ऑडिट प्रोग्राम या ऑल ऑफ दी अबव। तो इस केस में जो सही आंसर बनता है वो आपका है एक्शन प्लान। ठीक है, ये एक्शन प्लान क्या होता है? एक्शन प्लान के अंदर बेसिकली एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई जाती है कि कैसे कैसे अपने काम को हमें यहाँ पे करना है, और बेसिकली ये फ्यूचर के लिए होता है। जैसे स्ट्रेटेजी का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम इसको क्या करते हैं, आने वाले टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं और अभी से इसको बना के चलते हैं। तो यही आपका आंसर बनेगा इस केस में, एन एक्शन प्लान। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 25 पहले पार्ट में हुए थे, 25 अभी हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपने कुछ इसमें नया सीखा होगा और क्वेश्चंस में आपको मजा आया होगा। अगर नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।